जरा कल्पना कीजिए, अमेरिका की एक बेहद खारी झील है और उसके ठीक नीचे गहराई में मीठे पानी का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अरे वाह, ये तो मतलब प्रकृति का कोई जादू सा लगता है ना? और सिर्फ यही नहीं, एक छोटा सा जानवर है जो सिर्फ अपने दांतों से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में लगा हुआ है। हाँ, ये सुनने में जितना अजीब लगता है, इसके पीछे का विज्ञान उतना ही दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज के इस डेली यूपीएससी करंट अफेयर्स के गहन विश्लेषण सत्र में हम ऐसी ही कुछ उलझी हुई पहेलियों को डिकोड करेंगे। आज 26 मार्च 2026 है और ये हमारे इस सत्र का भाग 1 है। सही कहा। और देखो, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वो सतह के नीचे जाकर चीजों को समझें। एकदम सही। और आज हम जिन तथ्यों पर बात करेंगे वो पीआईबी, द हिंदू और डाउन टू अर्थ जैसे अहम स्रोतों से लिए गए हैं। हाँ, और एक बात और, इनमें से कुछ विषय शायद पहले भी चर्चा में रहे होंगे, तो उन्हें बस एक बेहतरीन रिवीजन के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, रिवीजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र अनुरोध है कि इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया जाए ताकि ये सफर ऐसे ही चलता रहे। तो आज का हमारा मुख्य मिशन क्या है? आज का हमारा मिशन है पारिस्थितिकी, भूगोल, अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा, इन सब के जो अलग-अलग डॉट्स हैं ना, उन्हें जोड़ना, जो सतह पर अलग दिखते हैं पर गहराई में एक ही तस्वीर बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, यानी एनबीए। इन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए 3 महीने का एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। सुनने में तो ये एक साधारण सी सरकारी घोषणा लगती है। हाँ, मुझे भी पहले यही लगा था, लेकिन इसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है वो काफी दिलचस्प है। देखो, एनबीए कोई आम सरकारी विभाग नहीं है। इसकी स्थापना 2003 में जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुई थी। अच्छा, और इसका मुख्यालय चेन्नई में है ना? बिल्कुल, चेन्नई में। ये भारत सरकार के लिए जैव विविधता को बचाने और जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उनके फायदों का सही बंटवारा करने वाला मुख्य निकाय है। मुझे इसके काम करने के तरीके में जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो है इसका 3 स्तरीय यानी 3 टियर प्रशासनिक ढांचा। हाँ, वो काफी अनोखा है। मेरा मतलब है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर तो एनबीए हो गया, हाँ। फिर राज्य स्तर पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं जिन्हें एसबीबी कहते हैं। सही बात है। और सबसे नीचे एकदम पंचायत स्तर पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं, यानी बीएमसी। ये मुझे बिल्कुल भारत के संघीय ढांचे की याद दिलाता है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। जैसे राजनीति में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, हाँ, पंचायत तक। बिल्कुल वैसे ही प्रकृति को बचाने के लिए शक्तियों को पंचायत स्तर तक बांटा गया है। बीएमसीज जो हैं, वो ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता का रिकॉर्ड रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। और इसी लोकल ज्ञान को अब नीतियों का हिस्सा बनाया जा रहा है। अच्छा, जब हम लोकल स्तर पर प्रकृति को बचाने की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है इसका सबसे बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण इंसान नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन है? एक छोटा सा जानवर जिसे बीवर कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की एक नई स्टडी आई है जिसमें बताया गया है कि बीवर नदियों के तल को इस तरह बदल देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुक जाता है। अरे, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। हाँ, पर एक छोटा सा जानवर ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोक सकता है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैं समझाता हूँ। देखो, बीवर जो हैं, वो अर्ध जलीय या सेमी एक्वेटिक कृंतक होते हैं, रोडेंट्स। और इन्हें प्रकृति का इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि कीचड़, पत्थरों और पेड़ों की डालियों से नदियों में छोटे छोटे बांध बना देते हैं। एक दलदली इलाका बन जाता है। ओह, समझ रही हूँ। अब इस रुके हुए पानी और दलदल में जो मरे हुए पौधे या जैविक पदार्थ होते हैं ना, वो सड़ने के बजाय वहां जमा होने लगते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होती है। तो वो टूटते नहीं है? एकदम सही, वो टूटते नहीं है। और इस तरह वो पूरा इलाका एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक बन जाता है। अरे वाह, मतलब अनजाने में ही सही, पर वो कार्बन को हवा में जाने से रोक रहे हैं। मैंने इनके बारे में एक और अजीब सी बात पढ़ी थी। क्या? इनके जो सामने के दांत होते हैं, जिन्हें इंसाइजर्स कहते हैं, वो नारंगी रंग के होते हैं और शायद जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। उन दांतों में दरअसल लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसीलिए वो नारंगी होते हैं। हाँ,
लोहा ही उन्हें वो रंग और लकड़ी काटने की गजब की मजबूती देता है। और क्योंकि वो हमेशा बढ़ते रहते हैं तो बीवर को लगातार कुछ ना कुछ कुतरना पड़ता है ताकि वो दांत घिसते रहें। वरना वो बहुत बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। और एक और मजे की बात बताऊं, जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है ना, तो ये पानी की सतह पर अपनी चपटी पूंछ को बहुत जोर से पीटते हैं। ओह, जैसे कोई अलार्म हो। हाँ, इसे टेल स्लैप कहते हैं। ये बाकी बीवर्स को खतरे का संकेत देने के लिए होता है। वैसे IUCN की रेड लिस्ट में इनकी स्थिति अभी लीस्ट कंसर्न्ड है, तो ये सुरक्षित है। ये तो बात हुई मीठे पानी के इंजीनियरों की। अगर हम यहाँ से थोड़ा गहरे समुद्र की ओर चलें, तो वहाँ भी जीवों का जो सामाजिक ढांचा है वो बहुत हैरान करता है। आप शायद स्पर्म वेल की बात कर रही हैं। एकदम सही पहचाना। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज की एक रिपोर्ट आई है, उसमें पहली बार स्पर्म वेल को कैमरे पर हेड बटिंग करते हुए पकड़ा गया है। मतलब वो आपस में अपने सिर टकरा रहे थे। हाँ, मैंने भी देखा वो। तो ये सिर टकराना, ये कोई आक्रामकता है या इसका कुछ और मतलब है? देखो, ये सिर्फ लड़ाई या आक्रामकता नहीं है। स्पर्म वेल पृथ्वी पर सबसे बड़े दिमाग और सबसे बड़े सिर वाला दांतों वाला वेल है, टूथ हेड वेल। इसके सिर के अंदर एक मोम जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे स्पर्मेसिटी कहते हैं। अच्छा, इसी से इसका नाम स्पर्म वेल पड़ा है क्या? हाँ, सदियों पहले शिकारियों को लगता था कि ये वेल का वीर्य यानी स्पर्म है, तो उन्होंने इसका नाम ही स्पर्म वेल रख दिया। पर असल में वो मोम है। बिल्कुल। और वो मोम असल में ध्वनि तरंगों को फोकस करने के काम आता है। गहरे समुद्र के अंधेरे में ये वेल इकोलोकेशन के जरिए शिकार करती हैं। जैसे चमगादड़ करते हैं। एकदम सही। तो इस स्पर्मेसिटी एक तरह के एकॉस्टिक लेंस का काम करता है। क्या बात है, मतलब उनका अपना एक प्राकृतिक सोनार सिस्टम है। और मैंने सुना है कि जब ये शिकार करती हैं, खास तौर पर विशाल स्क्विड का, तो एक और बहुत अजीब चीज बनती है। हाँ, आप एम्बरग्रीस की बात कर रही हैं। हाँ, एम्बरग्रीस। ये कैसे बनता है? तो होता यह है कि स्क्विड की चोंच जैसे कुछ हिस्से पचते नहीं हैं। वो वेल की आंतों में जलन पैदा करते हैं। उस जलन को शांत करने के लिए वेल की आंतें एक स्त्राव छोड़ती हैं, जो धीरे धीरे एम्बरग्रीस बन जाता है। ये अक्सर समुद्र में तैरता हुआ मिलता है। और परफ्यूम इंडस्ट्री में तो ये बहुत महंगा बिकता है ना? बहुत ज्यादा कीमती होता है। लेकिन इन सब के अलावा इनका जो संवाद करने का तरीका है वो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। हाँ, वो जो कोडा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। कोडा दरअसल क्लिक्स की एक पूरी श्रृंखला होती है। अलग अलग वेल परिवारों या क्लैंस के अपने अलग और विशिष्ट कोडा होते हैं। मतलब उनकी अपनी एक भाषा और संस्कृति है। हाँ, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। ये जीव 60 साल तक जीते हैं और अंधेरे महासागर में एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए इस जटिल संचार प्रणाली पर ही निर्भर करते हैं। पर दुख की बात यह है कि IUCN के अनुसार इनकी स्थिति वल्नरेबल है। हाँ, वो चिंता का विषय है। तो प्रकृति में जो चीजें ऊपर से दिखती हैं, अक्सर उनके नीचे की कहानी बिल्कुल अलग होती है। और ये बात सिर्फ समुद्र पर नहीं, हमारे भूगोल पर भी लागू होती है। बिल्कुल। आप यूटा यूनिवर्सिटी के उस नए शोध की बात कर रही हैं ना? हाँ, जिसने सारे भूवैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। अमेरिका की जो ग्रेट सॉल्ट लेक है, जो अपने भयंकर खारे पानी के लिए मशहूर है, उसके ठीक नीचे 13,000 फीट की गहराई में मीठे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। ये वाकई चौंकाने वाला है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक खारी झील के नीचे मीठा पानी कैसे बच सकता है। मतलब वो आपस में मिक्स क्यों नहीं हो जाते? इसका जवाब डेंसिटी या घनत्व के खेल में छिपा है। पहले तो ये समझो कि ग्रेट सॉल्ट लेक में पानी आता कहाँ से है। शायद नदियों से। हाँ, बियर, वेबर और जॉर्डन नदियों से। लेकिन जॉर्डन के मृत सागर यानी डेड सी की तरह इस झील का भी कोई निकास या आउटलेट नहीं है। अच्छा, तो पानी बाहर नहीं जा सकता? बिल्कुल। पानी सिर्फ वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के जरिए ही कम होता है, इसलिए वहां का नमक बच जाता है और उसकी लवणता महासागरों से भी ज्यादा हो जाती है। तो फिर वो मीठा पानी नीचे कैसे पहुंचा? वो मीठा पानी फॉल्ट लाइंस और भूमिगत जलभृतों के जरिए वहां पहुंचा है। अब देखो, खारा पानी भारी होता है और मीठा पानी हल्का होता है। इसकी वजह से वहां एक डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन बन जाता है, मतलब पानी की अलग अलग परतें बन जाती हैं। तो मीठा पानी खारे पानी के नीचे एक अलग परत में सुरक्षित रहता है, बिना उसमें घुले। अरे वाह, ये तो सच में प्रकृति का एक चमत्कार है। ऊपर इतना नमक है कि कुछ खास बैक्टीरिया, पेलिकन और एवोसिट पक्षियों के अलावा वहां कुछ जिंदा नहीं रह पाता, और नीचे जीवन देने वाला मीठा पानी। बिल्कुल।
हाँ, और जब हम धरती के नीचे छिपे रहस्यों की बात कर रहे हैं ना, तो हम टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल को कैसे भूल सकते हैं। अभी हाल ही में दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पास 7.6 तीव्रता का एक प्रारंभिक भूकंप आया है। हाँ, टोंगा का जो भूविज्ञान है वो बहुत ही जटिल है। ये पोलिनेशिया में स्थित 169 द्वीपों का समूह है। अच्छा। इसकी राजधानी नुकुअलोफा है। लेकिन यूपीएससी के नजरिए से जो सबसे अहम बात है वो है इन द्वीपों की दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति मतलब ये कि अगर आप टोंगा के पश्चिमी द्वीपों को देखेंगे तो वो पूरी तरह से ज्वालामुखीय हैं, यानी वॉल्केनिक हैं। वो पैसिफिक प्लेट के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे धंसने की वजह से बने हैं। और जो पूर्वी द्वीप है वो कैसे अलग है? वो बिल्कुल ही अलग हैं। वो गैर ज्वालामुखीय हैं और कोरल चूना पत्थर से बने हैं। अच्छा, कोरल से? ये कैसे हुआ? होता ये है कि जब पुराने ज्वालामुखी द्वीप समय के साथ धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगते हैं तो उनके किनारों पर मूंगे या कोरल पनपने लगते हैं। अच्छा। और फिर वही बाद में चूना पत्थर के द्वीप बन जाते हैं। ओह, समझ गई। वैसे इस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु कावो द्वीप है, जो खुद एक ज्वालामुखी है। तो इसका मतलब ज्वालामुखी गतिविधि सिर्फ तबाही नहीं लाती, वो नई जमीन भी बनाती है और कभी-कभी तो अपने अंदर बहुत ही दुर्लभ तत्व भी छुपा कर रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दुर्लभ तत्वों से मुझे एक ऐसे तत्व की याद आई जो आज की हमारी हाईटेक दुनिया को चला रहा है, हीलियम। हाँ, हीलियम। अभी हाल ही में खबर आई थी कि कतर के रास लफान एलएनजी हब पर ईरान के हमले की आशंका है। इससे भारत के सेमीकंडक्टर और पीसीबी उद्योग में हीलियम की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। सच बताऊं तो मैं हमेशा सोचती थी कि हीलियम बस वो गुब्बारों में भरने के काम आती है जिससे आवाज बदल जाती है। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। असल में हीलियम एक बेहद रणनीतिक संसाधन है। 1868 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान इसे खोजा गया था और ग्रीक शब्द हेलियोस यानी सूर्य के नाम पर इसका नाम रखा गया। आपको पता है, हाइड्रोजन के बाद ये दूसरा सबसे हल्का तत्व है, लेकिन इसकी सबसे जादुई बात इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, कितना है? -268.9 डिग्री। इसका व्यावहारिक रूप से क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सामान्य दबाव में ये गैस कभी ठोस नहीं बनती। ये पूरे ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे ठंडा तरल बन सकती है। ओह, तो इसीलिए इसे कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। एमआरआई मशीनों के जो सुपरकंडक्टिंग चुंबक होते हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए हीलियम का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और मैंने सुना है कि रॉकेट्स में भी इसका बहुत काम है। हाँ, क्योंकि ये एक अक्रिय या इनर्ट गैस है। मतलब ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। जब रॉकेट से ईंधन जलकर खत्म हो रहा होता है तो ईंधन टैंक अंदर से पिचक सकते हैं। तो वहां दबाव बनाए रखने के लिए हीलियम भरी जाती है। क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं है तो आग लगने का खतरा नहीं होता। हालांकि ये गैर विषाक्त है, पर अगर किसी बंद कमरे में लीक हो जाए तो ये ऑक्सीजन को हटा देती है, जिससे दम घुट सकता है। सप्लाई की बात है तो क्या भारत में इसका कोई स्रोत नहीं है? मुझे याद आ रहा है झारखंड का राजमहल ज्वालामुखी बेसन। आपने बिल्कुल सही जगह पॉइंट किया। भारत में राजमहल बेसन में इसका एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक स्रोत है। वहां हीलियम कैसे आई? अरबों सालों से रेडियोधर्मी क्षय यानी रेडियो एक्टिव डिके के कारण वहां चट्टानों के बीच हीलियम गैस फंसी हुई है। तो फिर कतर जैसी बाहरी जगहों पर निर्भर रहने के बजाय हमें ऐसे अपने स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए ना? एकदम। संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर होना किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। और स्थानीय संसाधनों की इसी क्षमता को वैश्विक मंच पर ले जाने की बात सीधा अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अभी लोकसभा में डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स यानी DEH पहल के बारे में बताया है। हाँ, ये DEH कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रभावशाली है। मुझे भी ऐसा ही लगा। ये पहल अगस्त 2019 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के तहत शुरू की गई थी। ये भारत के विकास के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है देश के 734 जिलों की पहचान करना और वहां के जो स्थानीय उत्पाद हैं, जैसे GI उत्पाद, खिलौने या कृषि उपज, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाना। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये विकास के पुराने टॉप डाउन मॉडल को बॉटम अप मॉडल में बदलने की एक बहुत ही शानदार कोशिश है। बिल्कुल। मतलब पहले क्या होता था कि नीतियां दिल्ली में बनती थीं और नीचे जिलों में लागू होती थीं, पर अब हर जिले को अपने आप में एक स्वतंत्र आर्थिक इंजन बनाया जा रहा है।
सही कहा। और इसे सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर उतारने के लिए एक बहुत ही मजबूत संस्थागत ढांचा भी बनाया गया है। वो ढांचा कैसे काम करता है? राज्य स्तर पर स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई गई है और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। और इसमें सबसे खास चीज है हर जिले का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान, जिसे DEAP कहते हैं। तो ये DEAP क्या तय करता है? ये प्लान ये तय करता है कि किसी खास जिले से माल को बंदरगाह तक ले जाने में असल में दिक्कतें क्या हैं, लॉजिस्टिक्स की क्या परेशानी है और उन्हें कैसे दूर किया जाए। लेकिन जिले से माल बंदरगाह तक तो पहुंच जाएगा, पर विश्व बाजार में उसे बिकने लायक कैसे बनाया जाए? वहां तो भारतीय उत्पादों को बाकी देशों से बहुत कड़ी टक्कर मिलती है। यहीं पर सरकार की कर संबंधी नीतियां काम आती हैं। हाँ, जैसे सरकार ने हाल ही में RODTEP योजना के तहत दरों को बहाल किया है। बिल्कुल, RODTEP एक बहुत जरूरी कदम है। ये योजना 1 जनवरी 2021 से लागू हुई थी और इसने पुरानी MEIS योजना की जगह ली थी। अच्छा, तो MEIS में क्या दिक्कत थी जो उसे बदलना पड़ा? दिक्कत ये थी कि MEIS एक सीधा निर्यात प्रोत्साहन या सब्सिडी था, जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के खिलाफ जा रहा था। WTO को इस पर आपत्ति थी। ओह, तो RODTEP सब्सिडी नहीं है? नहीं, ये सब्सिडी नहीं है। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसका काम सिर्फ उन करों और शुल्कों की भरपाई करना है जो किसी उत्पाद के निर्यात में लगते हैं, जैसे बिजली पर लगने वाला शुल्क या ईंधन पर वैट, जो किसी और तरीके से एक्सपोर्टर को वापस नहीं मिलते। अच्छा, तो जब उत्पाद पर से ये छिपा हुआ टैक्स हट जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। बिल्कुल, और वो वैश्विक बाजार में सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो जाता है। इसमें खास तौर पर जो श्रम गहन यानी लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। एक बात जो UPSC उम्मीदवारों को खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए, अगर कोई सामान बाहर से भारत मंगाया गया है और उसे वापस निर्यात किया जा रहा है यानी री-एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या उसे इस योजना का लाभ मिलेगा? इसके पात्र हैं। आहा, अब जब हम अर्थव्यवस्था और निर्यात की बात कर ही रहे हैं, तो पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, भ्रष्टाचार तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर सकता है। बिल्कुल, और आज के दौर में जब वित्तीय अपराध एक देश से दूसरे देश तक फैले होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। अभी हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोब नेटवर्क की 12वीं संचालन समिति की बैठक हुई है। हाँ, ग्लोब नेटवर्क ये भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन अधिकारियों का एक बहुत ही अहम वैश्विक नेटवर्क है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसे सऊदी अरब की G20 अध्यक्षता के दौरान रियाद पहल के तहत बनाया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन यानी UNCSC के ढांचे के तहत काम करता है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत के लिए गृह मंत्रालय यानी MHA इसका केंद्रीय प्राधिकरण है और CBI तथा प्रवर्तन निदेशालय इसके सदस्य हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। पूछिए। अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तो हमारे पास पहले से ही म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज यानी MLAT जैसी संधियां मौजूद हैं, तो फिर इस ग्लोब नेटवर्क की अलग से क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, MLAT की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बहुत ही औपचारिक और धीमी होती है। मतलब उसमें समय लगता है? बहुत ज्यादा। उसमें कूटनीतिक चैनल शामिल होते हैं, फाइलों को इधर से उधर जाने में महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन ग्लोब नेटवर्क क्या करता है, वो एजेंसी से एजेंसी सीधा संपर्क स्थापित करता है। ओह, मतलब सीधा कनेक्शन। हाँ, अगर CBI को किसी दूसरे देश की एजेंसी से कोई जानकारी चाहिए, तो वो सीधे एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में बात कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अपराधियों की संपत्ति की वसूली बहुत तेज हो जाती है। अलग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। असम राइफल्स? बिल्कुल, असम राइफल्स। अभी हाल ही में इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है और केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों को शुभकामनाएं भी दी हैं। असम राइफल्स का इतिहास देखा जाए तो वो वास्तव में भारत के पूर्वोत्तर के विकास का ही इतिहास है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत 1835 में हुई थी। सही कहा। 1835 में इसे कछार लेवी के रूप में शुरू किया गया था। उस समय इसका मुख्य काम ब्रिटिश चाय बागानों को जनजातीय हमलों से बचाना था। मतलब एक चाय बागान की सुरक्षा करने वाले बल से लेकर फ्रंटियर फोर्स बनने तक का सफर। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में ये बल यूरोप पी गया था और फिर फाइनली 1917 में इसे असम राइफल्स का नाम मिला। ये सफर सच में बहुत लंबा और विविध रहा है। हाँ, और आज के समय में ये 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF में से एक है। और इसका मुख्यालय शिलोंग में है ना? हाँ,
शिलोंग में 1962 के युद्ध से लेकर पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों तक और फिर 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना यानी IPKF का हिस्सा बनने तक इनकी भूमिका लगातार बढ़ी है। ये बल सच में हमारी आंतरिक सुरक्षा का एक बेहद मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने जितने भी अलग-अलग डॉट्स जोड़े हैं, वो सब हमें क्या बताते हैं? यही कि सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। एक तरफ जहां पंचायत स्तर की BMC समितियां हमारी जैव विविधता को बचा रही हैं, हाँ, और दूसरी तरफ यूटा की उस खारी झील के नीचे मीठे पानी और टोंगा के ज्वालामुखियों में प्रकृति के ऐसे रहस्य काम कर रहे हैं जिन्हें समझना अभी भी बाकी है। और भूलिए मत, जहां DEH पहल से हमारे छोटे-छोटे जिले निर्यात हब बनने की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं ROTTP और ग्लोब नेटवर्क जैसी चीजें उस रास्ते को और पारदर्शी बना रही हैं। और इन सब के बीच असम राइफल्स जैसी ऐतिहासिक फोर्सेस हमारी सुरक्षा की बुनियाद को मजबूत कर रही हैं। सच में UPSC के इस डायनामिक सिलेबस की यही तो खूबसूरती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ चलते चलते एक अंतिम और बेहद उत्तेजक विचार। जरा सोचिए कि ये दुनिया कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हाँ, मध्य पूर्व के कतर में होने वाला कोई भी भू राजनीतिक तनाव सीधे तौर पर भारत में MRI मशीनों और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी हीलियम गैस की सप्लाई को रोक सकता है। सही बात है। और दूसरी तरफ किसी सुदूर नदी में एक छोटे से बीवर के द्वारा बनाया गया मिट्टी का बांध दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये बटरफ्लाई इफेक्ट का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, तो जब आप UPSC मेंस के उत्तर लिखें तो स्थानीय घटनाओं के इस वैश्विक प्रभाव को हमेशा ध्यान में रखें। बिल्कुल, ये अप्रोच बहुत काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। श्रोताओं से एक बार फिर विनम्र आग्रह है कि इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया जाए ताकि अगले भाग में हम ऐसे ही कुछ और नए विषयों के साथ मिल सकें। सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। और हाँ, डॉट्स को जोड़ना कभी बंद ना करें।